बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 22। टॉपिक है यूनिट 7 और टास्क है जो हमारा 7.9 जिसमें हुक्स लॉ और यंग मॉडुलस। इस चैप्टर के यूनिट 7 के लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है हमारे पास हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था कि वो होती क्या है। आज उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम हुक्स लॉ और यंग मॉडुलस को पढ़ेंगे। हुक्स लॉ क्या कहता था? कहता है द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेस विदिन इलास्टिक लिमिट। पहले फिर रिपीट करता है, जब स्ट्रेस क्या होता था ताकि इस हुक्स लॉ को समझने में आसान हो। हमने कहा था डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑन द सरफेस इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी एक फोर्स एक्ट करती है किसी यूनिट एरिया पे, उसको क्या कहते थे? स्ट्रेस। कौन सी फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हमने कहा था वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी में चेंज लाने में अहम किरदार अदा करती है, जो किसी बॉडी में चेंज लाने में अहम किरदार अदा करती है। ऐसी फोर्स जो डिफॉर्मिंग फोर्स हो वो किसी यूनिट एरिया पे अप्लाई कर दी जाए तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा? स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देगा। इसी तरह हमने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा कि स्ट्रेन क्या होता है। तो जब स्ट्रेस अप्लाई हो जाए यानी कि बॉडी स्ट्रेस की हालत में आ जाए, उसके बाद जो चेंजिंग आपको नजर आती है उसको कहते हैं स्ट्रेन। उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेन। वो या तो उसकी लेंथ में हो जाएगी चेंज, या उसकी किस में चेंज हो सकती है? शेप चेंज हो सकती है, या उसका वॉल्यूम। अगर इन तीनों में से स्ट्रेस इंप्लीमेंट होने के बाद चेंजिंग आपको नजर आया तो हमने कहा था वो चीज क्या कहलाती है? स्ट्रेन। और स्ट्रेन का हमने कहा था यूनिट नहीं होता, लेकिन हमने कहा था स्ट्रेस का यूनिट होता है, क्योंकि स्ट्रेस होती है फोर्स अप्लाई होना यूनिट एरिया। वो फोर्स कौन सी थी? बार बार कह रहा हूँ, वो डिफॉर्मिंग फोर्स थी। फोर्स अप्लाई होना यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर पर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर डिवाइड में था तो इसलिए ऊपर जाके माइनस का साइन शो कर दिया। अगर दोबारा आप इसकी देखी जाए, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में देखा था। स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी, किसी बॉडी में जब स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा बाय द स्ट्रेस की वजह से जो अप्लाई किया जाता है। अगर किसी बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए जो अप्लाई होता है स्ट्रेस की वजह से टू इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेस, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? स्ट्रेस के। मींस दैट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्ट्रेन या स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल मैं इधर स्प्रिंग लेता हूं, ठीक हो गया? ये अपनी अभी असल हालत में मौजूद है। जब इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगी? अपनी शेप चेंज कर लेगा, अपनी ये लेंथ चेंज कर लेगा। यहाँ तो इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी, यहाँ इसकी लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ तो ये कंप्रेस्ड की हालत में आ जाएगा, ये खुल जाएगा। ये इसकी ओरिजिनल हालत थी। हुआ क्या? जब मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसमें चेंजिंग आपको नजर आएगी। जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करता जाऊंगा उतनी ज्यादा उसमें चेंजिंग आती जाएगी। यानी स्ट्रेस ज्यादा, स्ट्रेन ज्यादा, उतनी उसकी लेंथ चेंज। जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, जितना ज्यादा खींचूंगा, वो क्या हो जाएगा? उतनी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इधर एक हमारे पास रेशियो, एक इक्वेशन क्रिएट हो जाती है जो होती है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन या स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेस। मतलब जितना ज्यादा आप क्या अप्लाई करेंगे, हमारे पास स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उसमें उतनी ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। उसके बाद क्या कहते हैं? विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी उसकी लिमिट के अंदर रहते हुए। ये ना हो कि स्प्रिंग की हालत आप इतना स्ट्रेन करते हो, इतना स्ट्रेस पैदा करते हैं कि वो वापस अपनी असल हालत में ना आ सके, यानी स्ट्रेन ही ना पैदा हो सके, तो उसकी वजह से हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा। यानी हमें उसकी लिमिट्स, हमें पता हर एक की लिमिट्स होती है, जिसको यूं भी कह सकते हैं उसकी बाउंड्री लिमिट्स के अंदर रह के।
हर एक की लिमिट होती है, अगर लिमिट से क्रॉस कर जाए तो हुक्स लॉ ऑबे नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे स्ट्रेस अप्लाई होगा, स्ट्रेन में चेंजिंग नहीं आएगी। तो द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, उसकी लिमिट्स के अंदर रहते हुए अगर हम इनको स्ट्रेस अप्लाई करके स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, लेकिन शर्त उन्होंने क्या रखी कि उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हो। उसके बाद इसकी इक्वेशन को करते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया स्ट्रेन के, स्ट्रेस इज इक्वल टू, हमें पता जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म होता है कोई ना कोई कांस्टेंट वजूद में आता है, तो कांस्टेंट स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेन। यहाँ कांस्टेंट के साथ क्या स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। यहाँ हुक्स लॉ खत्म हो जाता है कि कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। इन्होंने ग्राफ के तौर पर ग्राफ बनाया, ये इसकी स्ट्रेट, इसमें मैं फोर्स अप्लाई करूंगा यानी स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, तो आप देखेंगे इसकी लेंथ में चेंज नजर आएगा आपको। ये यहाँ चेंज, मैं जितनी फोर्स अप्लाई की उतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, अगर मैं ज़्यादा मजीद फोर्स अप्लाई करता तो क्या होता, तो ये होता, उतनी ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेन पैदा होती। तो पता ये चलता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होती जाएगी, तो यानी आपस में डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट करते जाएंगे। उसके बाद टॉपिक आता है यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस एक कांस्टेंट था, जिसका प्लांक्स अगर हम बात करें, प्लांक्स ने कांस्टेंट वजूद कराया था एज, इसी तरह यंग मॉडुलस थे जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इसका नेम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको कहा था वाई। तो यंग मॉडुलस को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या जी कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट और कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, किसी में चेंजिंग, कौन सी चेंजिंग, व्हेन अप्लाई आर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज प्रोड्यूस। तो वो जो चेंजिंग आती है उसको हमने किसको मद्देनजर रखते हुए, यंग मॉडुलस के मद्देनजर रखते हुए फाइंड आउट करनी है, जो नीचे हमने डिराइव किया। कहता क्या है, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन में इसको इस कांस्टेंट की डेरिवेशंस को डिफाइन करते हुए क्या कहा, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन कौन सी, टेंसाइल स्ट्रेन। अगर मैं पिछले टॉपिक की बात करूं तो हमने कहा था व्हेन ना स्ट्रेस अप्लाई ऑन अ बॉडी जस्ट चेंज इन अ लेंथ, तो टेंसाइल का मतलब हमने क्या लिया था, जस्ट चेंजिंग इन लेंथ। अगर सिर्फ उसकी लेंथ में चेंजिंग आ रही है तो क्या होगा, वो टेंसाइल स्ट्रेन होगा। तो द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, उसको क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस। अगर शेप में चेंज आते तो कल भी मैंने आपको कहा था कि उनके नेम्स, उसके कांस्टेंट चेंज हो जाते हैं, उनके नेम चेंज हो जाते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में इसको पढ़ोगे। अभी सिर्फ यंग मॉडुलस ने क्या कहा था, सिर्फ लेंथ में अगर चेंजिंग आती है स्ट्रेस की वजह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, अगर वो रेशियो स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल किसे कहते हैं, लेंथ में चेंजिंग, तो इसका यंग मॉडुलस मींस दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की बजाय क्या लिख देंगे हम, मैंने टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्यों लिखा, क्योंकि वो सिर्फ अभी इसकी लेंथ की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रबड़ है जिसको स्ट्रेच करना है, ये अभी कौन सी हालत में है, इसको कह देता हूँ ओ मींस दैट ओरिजिनल हालत में। जब मैं इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, एक फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा, तो क्या देखोगे आप, इसमें चेंजिंग आएगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसको कह दिया L। तो कितनी चेंजिंग आएगी इसमें, इसको फाइंड करने के लिए ओरिजिनल में से इसको माइनस कर दिया जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी चेंजिंग आएगी। तो दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। व्हेन अ stress apply on the body and change just a length, this is called tensile strain।
जो चेंज ऑफ लेंथ के इक्वल होता है, जो एल नॉट माइनस एल के इक्वल आ जाएगा, एल माइनस एल नॉट के इक्वल आ जाएगा। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को देखते हैं। यही मैंने हुक्स लॉ को मद्देनजर रखते हुए कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, और अगर प्रीवियस की बात करें स्ट्रेस किसके इक्वल प्रोड्यूस किया था मैंने, फोर्स ओवर एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल है, डेल ओवर एल नॉट। डेल एल वो है जो चेंज इन लेंथ है, एल नॉट वो है जो ओरिजिनल लेंथ है। जब इन दोनों को डिवाइड किया जाता है तो क्या है वजूद में आता है एक टेंसाइल स्ट्रेन। इसको जब दोनों इक्वेशनों को इसके अंदर पुट कर दूंगा, स्ट्रेस की जगह स्ट्रेस की इक्वेशंस को, टेंसाइल स्ट्रेन की जगह टेंसाइल, तो क्या होगा, स्ट्रेस की जगह एफ ओवर ए, ये जो डिवाइड है ऐसे ऐसे ही, उसकी जगह टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू पुट करूंगा डेल एल ओवर एल नॉट। वी नो दैट जो ओवर में कोई चीज मजीद डिवाइड होती है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसीलिए एफ ओवर ए जो डिवाइड हो रहा है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल एल के साथ। इसी तरह जो डेल एल का नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ये रिलेशन क्रिएट कर देगा एफ मल्टीप्लाई बाय रीजन ऑफ लेंथ एंड चेंज ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। इस तरह हमने यंग मॉड्यूलस को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है कि हमारे पास फोर्स, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ और एरिया को मालूम हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यंग मॉडुलस का कांस्टेंट। इस तरह उसने यंग मॉडुलस ने हुक्स लॉ की डेरिवेशन को ड्राइव किया। उसके बाद यूनिट की बात करें, हमने पहले कहा था जो स्ट्रेन है इसका यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस का यूनिट होता है एफ ओवर ए। तो जो एफ ओवर स्ट्रेस का यूनिट था वही यहाँ यूनिट को लिख दिया। क्या यूनिट था स्ट्रेस का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह हमारे पास यंग मॉडुलस का भी ड्राइव हो गया। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले याद रखिएगा जितने भी फार्मूले आपको करवा दिए गए हैं वो आपने देख के याद करके आने, ताकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाना शुरू करूं तो मुझे आपको फार्मूला समझाने में मुश्किल ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। और चैप्टर हमारा आज क्लोज हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग है। उम्मीद है कि अब चैप्टर को प्रिपेयर भी करते होंगे साथ। जज़ाकल्लाह खैर।